Aryabhat Institute of Mathematics. Today we are going to continue the class, lecture 3. In this lecture we are discussing the particular examples related to continuity and the type of the continuity in the domain, like that open interval, closed interval, and some examples. And we will also discuss today discontinuity, type of discontinuity, in which we will discuss the removable discontinuity, the first kind discontinuity and the second kind discontinuity. आपको याद होगा कि मैं जब लास्ट लेक्चर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर छोड़ा था. सो लेट बी स्टार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. शायद मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे तैयार होता है. तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, हम पहले इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं. इसको लिखने का तरीका ये होता है, करली ब्रैकेट में x को क्लोज किया जाता है और इसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है कि x में से, यानी कि जो भी आपकी रियल वैल्यू है उसमें से आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा दीजिए. x कहाँ पर बिलोंग कर रहा होता है, पूरे के पूरे r में बिलोंग कर रहा होता है. तो इस केस में हम फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कस करते हैं. एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी फंक्शन के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू ढूंढनी है. जैसे कि आपको मान लीजिए पूछा जाए कि -2 के अंदर बताइए. एक्चुअल में आप जानते हो कि -2 के अंदर तो वैसे भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, लेकिन आप इस जनरलाइज कैसे करोगे इसको. तो देखो -2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -2, राइट. अब -2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, दिस इज अगेन -2. So minus and this is plus. So -2 plus 2 that is 0. कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि फंक्शन यानी कि जब -2 पर ऑपरेट होगा तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 0 आएगी. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 4/3 के अंदर आप मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए. 4/3 के अंदर वैसे मैं अगर आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल बेसिस पे बच्चों, तो 4/3 को क्या लिखा जाता है, 1 + 1/3. दैट इज दिस इज द फ्रैक्शनल वैल्यू बिकॉज दिस इज द इंटीजर वैल्यू. गॉट इट माई पॉइंट. बट यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 4/3 में से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा 4/3. 4/3 को अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो 4/3 माइनस इसकी जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी. 4/3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे दैट विल बी 1/3. सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू. अगर यही वैल्यू मान लीजिए आपको -2/7 में देखने को बोला जाए, तो -2/7 में देखोगे तो कैसे आएगा, -2/7 आएगा एंड -2/7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट. -2/7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -2/7 माइनस इस वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा. 0 पॉइंट समथिंग अगर नेगेटिव में है बच्चों तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है, -1. क्लियर है. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा -2/7 एंड +1, यानी कि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/7 इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आ जाएगा. क्लियर हुई मेरी बात. तो कैसे इस फ्रैक्शनल फंक्शन को ड्राइव किया जाता है. अब नाउ हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है बच्चों, तो दिस इज द वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, और यहां पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस को. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. दिस इज द वैल्यू 1. मैं एक डॉटेड लाइन खींच देता हूं. दिस इज द डॉटेड लाइन फॉर y इज इक्वल टू 1 के लिए ये डॉटेड लाइन है, और ये y इज इक्वल टू 0 की डॉटेड लाइन है. यू नो दैट यहाँ पर x की पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी. देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, वो इस तरीके से होती है. ठीक है. अब ये यहाँ जाता है तो ये ड्रॉप हो जाता है तुरंत. कहने का मतलब क्या है, ये कब ड्रॉप होगा, जब यहाँ पर वैल्यू आपको 1 दिख रही होगी, यानी कि फिर ये 1 से शुरू होगा, फिर ये 2 तक जाएगा, फिर ये 2 से डायरेक्ट ड्रॉप होगा, यानी कि 2 पे अपनी पूरी वैल्यू, जैसे आप इसको इनपुट में 2 दोगे इनपुट में, तो ये वैल्यू 0 लेगा एंड देन फिर ऐसे ही जाएगा. फिर 3 पे जब आप इसको इनपुट वैल्यू 3 दोगे तो फिर ये 0 वैल्यू लेगा और ऐसे फिर चलता जाएगा.
फिर 4 के लिए, तो यही कहानी इसकी चलती रहेगी। क्लियर हुई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? और ये बार बार यहाँ से ड्रॉप होता रहेगा। तो यहाँ पे ये ओपन की तरह काम करता है, यानी कि जैसे ही 3 की नेबरहुड में पहुँचता है फंक्शन तो सीधा ड्रॉप हो जाता है 0 पर। सिमिलरली इन द केस ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज यहाँ ओपन फॉर्म आएगी और यहाँ पर ये -1 के लिए आएगा। फिर आप अगर और पीछे जाएंगे इसके लिए तो ये -2 के लिए आ जाएगा, और इसी तरीके से इसका फंक्शन का ग्राफ बनता रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस फंक्शन की अगर रेंज भी देखी जाए तो 0 क्लोज होता है बच्चों, क्योंकि 0 ये वैल्यू ले रहा है, आपने देखा ना 0 वैल्यू ले रहा है, लेकिन 1 कभी नहीं पिकअप कर पाएगा। दैट इज इस फंक्शन का जो रेंज होगा बच्चों वो आएगा 0 क्लोज एंड 1 ओपन। क्लियर? तो ये इस फंक्शन की रेंज होती है। इस फंक्शन में ये फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये फंक्शन देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से ब्रेक हो रहा है। तो अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूं, यानी कि एक पार्ट की बात करता हूं मैं, तो 0 से 1 ओपन इंटरवल में, क्योंकि 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं रहा, क्योंकि आप यहां से यहां तक का फंक्शन बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहां पे लाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। दैट इज 0 से 1 में ये ओपन है, फिर 1 से 2 में ओपन है, ओपन 1 क्लोज पर ओपन है, ये 0 क्लोज पर ओपन है। कहने का मतलब ये है कि आपको, अच्छा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन यहाँ पर है, यानी कि मैं अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू पर इसको चेक करता हूँ, किसी भी इंटीजर वैल्यू पर, मान लीजिए मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, उस इंटीजर वैल्यू पर मान लीजिए मैंने f, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, 0, अगर a को आप अज्यूम कर लो अपने दिमाग में 0, तो 0 - 0 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 0 के लेफ्ट में फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 1। और अगर 0 + 0 निकाला जाए, दैट इज राइट अप्रोचिंग कितनी होगी, तो राइट अप्रोचिंग इसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसा हमेशा करता रहेगा ये, हमेशा का मतलब आप किसी भी इंटीजर वैल्यू पर जाओगे तो ये 0 और 1 पर ऑसिलेट करेगा। दैट इज अगर आप 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 1 के अगर लेफ्ट में देखते हैं फंक्शन को तो 1 पे अप्रोच करेगा, और 1 की अगर राइट में देखोगे तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हमेशा, प्रत्येक इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि 1 के राइट में हमेशा 0 पर आएगा, और 1 के लेफ्ट में हमेशा कहाँ पे जाएगा, 1 पर जाएगा। 2 के लेफ्ट में 1 पे जाएगा, 2 के राइट में 0 पे रहेगा, 3 के लेफ्ट में 1 पर जाएगा, 3 के राइट में 0। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो नॉट इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड लिमिट के। कब ऐसा होगा, जब आप किसी इंटीजर वैल्यू पर लिमिट निकाल रहे होंगे। क्लियर हुई ना मेरी बात? चलिए, तो ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू के अंदर समझना चाहिए कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होता है। तो अगर आप एक डोमेन की बात करो, यानी कि अभी तक तो हम पॉइंट वाइज बात कर रहे थे कि किस किस पॉइंट पर है, जैसे कि 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, 2 पर कंटिन्यूस नहीं है, 0 पर भी कंटिन्यूस नहीं है, 3 पर भी ये कंटिन्यूस नहीं है, 4 पर भी कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस कहाँ पर नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, at x is equals to 0, ±1, ±2, ±3 एंड डॉट। भाई सारी की सारी इंटीजर वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें ये सारे के सारे पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। तो कंटिन्यूस जहां होगा तो कंटिन्यूस आप ओपन 0 to 1 कर सकते हैं, इसे कंटिन्यूस आप 1 to 2 कर सकते हैं, तो ओपनली काम करेगा। यानी कि 0 से 1 में कंटिन्यूस है, 1 से 2 में कंटिन्यूस है, 2 से 3 में कंटिन्यूस है, 3 to 4 में कंटिन्यूस है, एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस की फॉर्म में जा रहा है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि फंक्शन एक तो होता है पॉइंट पर कंटिन्यूस होना, और एक होता है वो डोमेन पर कंटिन्यूस होना। तो फंक्शन के इस पॉइंट की बात करता हूं, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि फंक्शन कैसे किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। पॉइंट पर कंटिन्यूस मीन्स आपको वैल्यू ऑफ द लिमिट उस पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर, और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर चेक कर लेनी है। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और ये पॉइंट कहाँ होता है, डोमेन पर। मान लीजिए एक एग्जांपल बेसिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और आपको कहा जाता है कि डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करिए। तो क्या ये पॉसिबल है?
अगर मान लीजिए डोमेन में कुछ फाइनाइट पॉइंट है तो ये पॉसिबल है कि हम उन प्रत्येक फाइनाइट पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें, बट कंटिन्यूटी अगर डोमेन की बात आ जाए और डोमेन अगर इनफाइनाइट हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, कि हम किस किस पॉइंट पर निकालते घूमेंगे कंटिन्यूटी को। तो दो वर्ड पढ़े जाते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑन डोमेन का मतलब ही यही है कि अगर फंक्शन डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन को पढ़ा जाएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द गिवन डोमेन, राइट। यानी कि उस फंक्शन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि वो अब फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है। क्लियर हुई मेरी बात? तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, जब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, तो यही इसी तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसमें आप स्टार बना के क्या लिखेंगे, फंक्शन इज CTS एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। क्योंकि डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी उसे पढ़ा जाएगा कि हाँ वो कंटिन्यूअस है डोमेन पर, जब वो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब देखिए हम आगे इसमें और क्या सीखते हैं। हम कंटिन्यूटी का जहां तक एग्जांपल दे रहे थे उसी कंटिन्यूटी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब डोमेन की बात हुई, कोडोमेन की बात हुई, फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कशन किया मैंने, कंटिन्यूअस एट पॉइंट बताया, कंटिन्यूअस ऑन डोमेन बताया। आपको पता होगा कि दो तरीके के इंटरवल होते हैं, एक का नाम ओपन इंटरवल होता है और दूसरे का नाम क्लोज्ड इंटरवल होता है। ये क्या होते हैं दोनों, मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों मान लो एक रियल लाइन आपने ड्रॉ की, दिस इज द रियल लाइन। सबको पता है मिडिल में आप हमेशा जीरो लेके चलते हो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे दिस इज 0 एंड दिस इज 1, से सपोज दिस इज 2। ओके, मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे कि 0 और 1 का ओपन इंटरवल बनाना है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इसी को कहते हैं ओपन इंटरवल। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए मुझे उन सारे रियल नंबर को पिकअप कर लेना है रियल नंबर में से, यानी कि उन सारे एक्स को पिकअप करना है जिनकी वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। इसी चीज को कहते हैं हम ओपन इंटरवल। लेकिन अगर मान लो मैं क्लोज इंटरवल बना रहा होता 0 से 1 में, तो क्या कर रहा होता, अभी भी मैं उन्हीं रियल नंबर्स को पिकअप कर रहा होता, लेकिन इस बार शर्त ये हो जाती कि x की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, वो बाउंड्री को भी शामिल कर लेता है, और ओपन इंटरवल क्या होता है, बाउंड्री को छोड़ता हुआ चलता है। अब एक पॉइंट यहां पर यह आता है कि आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल पर। देखो क्लोज इंटरवल का कंटिन्यूटी होने का मतलब क्या होता है, ओपन पर चेक करना एज लाइक सेम जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे, वहां लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाएगी, राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी, जो भी आप करते आए हो अब तक सारे काम करोगे। तो ओपन इंटरवल पर जो कंटिन्यूटी है वो एज इट इज रहेगी। क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी में फर्क आ जाएगा। कैसे फर्क आएगा, केवल जो एंड पॉइंट्स हैं यानी कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, तो बाउंड्री पॉइंट्स जैसे कि यहां पर बाउंड्री पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक तो 0 है और दूसरा कौन है बाउंड्री पॉइंट्स 1। इस पर कंटिन्यूटी चेक करने का थोड़ा सा आइडिया चेंज हो जाएगा। जैसे तुम्हें पता है कि हम 0 के लेफ्ट में जा ही नहीं सकते, यानी कि हमें बाउंड्री लगा दी गई है कि हम 0 के पीछे नहीं जाएंगे, 0 के आगे जा सकते हैं। जैसे 1 के आगे नहीं जाएंगे, 1 के पीछे जा सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आती है आपको? 1 से आगे न जाने का मतलब क्या है, यू कैन नॉट कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट। 0 के लेफ्ट में नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या है, आप 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है CTS एट 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, वी कैन फाइंड f0 यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम 0 प्लस 0 से, दैट इज राइट हैंड लिमिट के साथ। अगर इतना हमारा काम चल गया तो हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कह देंगे, बिकॉज हम 0 के पीछे नहीं जा सकते। ऐसे ही हम 1 के आगे नहीं जा सकते। तो जब कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए पढ़ने को मिलता है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आप f1 तो निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे 1 पर,
लेकिन यहां आपको 1 माइनस 0 निकालना पड़ेगा, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की कंपेयरिंग किसके साथ करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के साथ। तब x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक होगी, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी तब चेक होगी जब आप राइट हैंड लिमिट कंसीडर करोगे 0 पर। तो इस तरीके से आप बाउंड्री पर बात करते हो, यानी कि कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पड़ी जाती है, क्लोज इंटरवल की कंटिन्यूटी। अब इसके अंदर के जो पॉइंट होंगे, यानी कि 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे इस क्लोज इंटरवल में, उन पर कंटिन्यूटी चेक करने का वही एज इट इज प्रोसेस होगा जो अब तक हम कर रहे थे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक जनरल आपको बता देता हूं आइडिया। जनरल आइडिया क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है a, b। अब इस a, b पर आपको कैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है ये मैं आपको बता देता हूं। तो a पर यानी कि आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे और उसकी कंपेयरिंग, क्योंकि आप a के दाहिनी तरफ जा सकते हो, यानी कि आपको a प्लस 0 निकालना है, दैट इज द राइट हैंड लिमिट। अगर आप b पर देखना चाहते हो तो आपको fb तो निकालना ही निकालना है बच्चों। fb के साथ साथ आप b के लेफ्ट में तो आ सकते हो ना, तो इसका मतलब b माइनस 0, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दिस इज द जनरल थिंग दैट कि हम कैसे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्लोज इंटरवल में। क्लियर हुई है मेरी बात? इसको अभी मैं थोड़ा सा और ड्राइव करूंगा तब और आपको समझाऊंगा, कोई एग्जांपल आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन समझने के लिए ये आपके लिए काफी है, आपको समझ में भी आया होगा आई थिंक कि कैसे कैसे होना है, नहीं होना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल से हम आज कुछ एक दो ट्राई करते हैं कि कहाँ कहाँ। हाँ, मैं एक बात और लिख रहा था आपसे, मैंने ये कहा था कि फंक्शन जब डोमेन पर कंटिन्यूटी अपनी ड्राइव करवाना चाहता है, यानी कि हम फंक्शन की कंटिन्यूस होना, यानी कि फंक्शन इज CTS एट डोमेन ऑन डोमेन, का मतलब यही हो गया ना कि जब वो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी उस फंक्शन को कंटिन्यूस पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अब वो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है प्रत्येक पॉइंट पर, तो मैं कुछ एग्जांपल जैसे कि आपको देता हूं कि फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं। जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा मान लीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे वो फंक्शन हैं, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हुए, ये वो सारे फंक्शन हैं जो अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि कंटिन्यूस इन डोमेन। जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन एक्स, साइन का डोमेन क्या होता है बच्चों, पूरा का पूरा आर होता है, मैं नीचे लिखता चलता हूं, है ना, यानी कि ये पूरे के पूरे आर पर कंटिन्यूस है। कॉस एक्स के बारे में, वो उसका भी आर होता है। टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स के लिए केवल आपको लिखना पड़ेगा कि उन सारे एक्स के लिए ये कंटिन्यूस होगा जहां पर कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, बाकी के और आप ड्राइव करना, कॉट के बारे में आप सोच के लिखना, कुछ सेक एक्स के बारे में सोचना, सेक एक्स के बारे में सोचना और अपने आप खुद थोड़ा सा आइडिया लेना। टेन एक्स को मैंने क्यों मना किया कि कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टेन एक्स को क्या लिखा जाता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। नीचे की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो यही शर्त आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करूं। जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब मैं एक एग्जांपल ले लूं कि f(x) = 2x + 1। अब इस फंक्शन का अगर कोई डोमेन पूछे आपसे तो पूरा का पूरा r ही तो होगा। अब जब इस फंक्शन का पूरा डोमेन r है तो यहां कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको। क्लियर? दिक्कत जहां आएगी मैं वहां थोड़ी सी एक एग्जांपल के बेसिस पे ट्राई करता हूं कि f(x) मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है x² - 3x + 2। अब आप जब इसको एक्सप्रेस करोगे तो ये आएगा x - 1 एंड x - 2 आएगा कि नहीं। इस फंक्शन की अगर आपसे डोमेन पूछी जाए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा तो मोस्टली लोग बता देंगे इसका डोमेन कि r में से आप 2 पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 1 और 2 को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि 1 पर भी ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कभी भी फंक्शन का 0 नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो वो कंटिन्यूटी के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो r - 1 और 2 होगा, यानी कि ये फंक्शन अपने पूरे के पूरे फंक्शन डोमेन पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है,
तो कंटिन्यूटी के बारे में आपको मैंने आपको एक्सप्रेस किया कि वो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए कैसे कंटिन्यूटी चेक होती है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी कैसे चेक होती है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पर थोड़ी सी चीजों को और डिस्कशन करते हैं। मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया f(x) इज इक्वल टू ये मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ था। अब इस फंक्शन को कैसे टैकल करेंगे, देखिए हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कहां पर, 0 पर, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, यानी कि चेक दैट f(x) इज CTS एट x इज इक्वल टू 0। इसको चेक करना है हमें। चलिए शुरू हो जाते हैं चेक करने के लिए। हमें इस फंक्शन में f(0) की वैल्यू कितनी दी हुई है, फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 0, तो ये हमारा सबसे पहला काम बनता है। अब हमें यहाँ पर f(0 - 0) यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 - h)। इसको बच्चों जब मैं एक्सप्रेस करूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-h) आ जाएगा बच्चों। -h का मतलब हो जाएगा, देखिए h तो कभी 0 होता ही नहीं है, मैंने बता रखा है आपको, h इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर -h है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब देखो यहाँ दोनों बहते हैं, 0 होगा तब तो 0 है, लेकिन 0 नहीं होगा तो उसके इसमें फंक्शनल वैल्यू ये होगी। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग क्या काम करेगी इसकी, देखिए x को नेगेटिव कर देते हैं तो दिस इज e टू द पावर माइनस के 1/h माइनस 1 e टू द पावर माइनस के 1/h प्लस 1। अब इस पर हम क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाएंगे तो h किसको अप्रोच कर रहा था बच्चों, 0 को, तो माइनस के 1/h किसको अप्रोच करेगा, -∞ को। e टू द पावर -∞ कितनी आती है, e टू द पावर -∞ 0 आती है, दैट इज 0 - 1 एंड 0 + 1। तो फाइनली आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी -1। अगर हम यही काम राइट हैंड लिमिट के लिए करें, यानी कि 0 + 0 निकालने के लिए करें, तो 0 + 0 निकलेगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 + h)। अब इसको हम निकालते हैं तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh बनेगा ये, राइट। और fh का मतलब हो जाएगा फिर से वही फंक्शन वैल्यू, यानी कि 1/h माइनस 1 e टू द पावर 1/h प्लस 1। सिंपल। अब क्योंकि h अगर 0 को अप्रोच करेगा तो 1/h इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो e टू द पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, सो दिस फॉर्म इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप e की पावर 1/h को कॉमन करिए, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, e टू द पावर 1/h को ऊपर से कॉमन ले लीजिए और e टू द पावर 1/h को नीचे से कॉमन ले लीजिए। ऊपर से जब आप कॉमन लोगे तो e टू द पावर 1/h तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड का मतलब माइनस के 1/h आएगा बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से e टू द पावर 1/h को कॉमन करोगे, सो दिस इज 1 प्लस e टू द पावर माइनस के 1/h। And now these two values will be cancelled out. So now when h approaching to 0, so e to the power 1/h, that is e to the power minus infinity, and this becomes 0. So 1 by 1 and this will be plus 1. So what is the left hand limit? -1 and the right hand limit is 1. Here you can see that कि लिमिटिंग वैल्यू 1 - 1 आ रही है, फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो आप ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट। हम यहां से क्या लिखेंगे, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई मेरी बात। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूं, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन और दिया हुआ है f(x) और इस फंक्शनल वैल्यू को क्या दिया हुआ है उसने, इस फंक्शनल वैल्यू के बारे में बता रखा है कि 1/1 प्लस e टू द पावर 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहला काम तो आप समझते ही हो कि f0 के साथ कंपेटिबिलिटी की जाएगी। तो f0 की वैल्यू 0 है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन विच इज गिवन, राइट। एंड नाउ व्हेन वी आर यूजिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट, सो f0 माइनस 0 इज द सिंपल वे लिमिट, h अप्रोच करेगा 0 को, और यहाँ से f0 माइनस h, सो दिस बिकम h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। इस वैल्यू को माइनस h के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 बच्चों, f ऑफ माइनस h दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस के 1 अपॉन h। अब h अगर अप्रोच करेगा 0 को बच्चों तो 1 अपॉन h इन्फिनिटी दैट इज e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी फिर से 0 आ जाएगा, दैट इज द फाइनल लिमिट इज 1। ठीक है, थोड़ा सा आप सीखने की भी कोशिश करो, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही कैलकुलेट करूंगा, यही तो सीखना है और क्या है। लिमिट अगर h अप्रोचिंग टू 0 है, यहां पर बच्चों 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब लिमिट h अप्रोच करेगा 0 को बच्चों तो क्या आएगा, यहां पर f h आ जाएगा। ठीक है, और f h आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि f h का मतलब सिंपल मैं यही बता दूं आपको, इस बार फंक्शन प्लस h के साथ बनेगा। प्लस h में जब h अप्रोच करेगा 0 को तो सिंपल सी वैल्यू है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो इन्फिनिटी प्लस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी गोज टू 0, सो द फाइनल वैल्यू इज 0, राइट। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर, यहां पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ है x इज इक्वल टू 0 पर, तो आपको समझ में आना शुरू हो रहा होगा कि कैसे कंटिन्यूटी वर्क कर रही है। ओके, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता बच्चों तो ऐसे वर्ड का नाम होता है डिसकंटिन्यूअस। क्या नाम होता है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस को डिफाइन करने का मतलब ही है कि जब फंक्शन कोई डिसकंटिन्यूअस होता है, ओके, सिंपली जब कोई फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि उसको पढ़ा जाता है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस लिखा गया है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ही क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना हमें कि क्या है ये डिसकंटिन्यूटी। अब इस डिसकंटिन्यूटी में हम एक इंटरेस्टेड बात ये पढ़ते हैं, हमने ये सीख लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस पढ़ा जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस पढ़ा जाएगा। बच्चों ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको 3 अलग अलग टाइप में एक्सप्लेन किया गया है। पहला टाइप क्या है, नोट करिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। सेकंड टाइप होता है बच्चों फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, एंड द थर्ड पॉइंट इज सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। नोट कर रहे हो? अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमने अब तक जब भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाया बच्चों तो एक सिंपल सी डेफिनेशन के बेसिस पे दिखाया। वो सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी? इन सिंपल हमने ये कहा कि अगर कोई फंक्शन इज CTS एट x इज इक्वल टू a, सपोज x इज इक्वल टू a पर काम कर रहे हैं हम, तो बच्चों में क्या क्या देखना पड़ता था, जल्दी से बताओगे आप। एक तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी पड़ती थी, दैट इज LHL। फिर इसको हम किसके साथ कंपेयर करते थे, a प्लस 0 यानी कि RHL, राइट हैंड लिमिट। एंड देन हम कहाँ जाते थे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर, दैट इज a पर हम वैल्यू निकालते थे कि फंक्शन की वैल्यू a पर। जब ये तीनों वैल्यू बच्चों एग्री होती थी तभी तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता था। अब इनमें से कोई एक वैल्यू मिस हो जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यही बराबर ना हो,
इन दोनों के अंदर नॉट इक्वल टू आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन की कंटिन्यूटी, क्योंकि पहले तो ये बराबर हो जाए, देन वी विल गो टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट जो आपको वर्ड लिखा गया है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है नोट करेंगे, यानी कि व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्री हो जाएगी राइट हैंड लिमिट से, बट ये एग्री तो हो जाएंगी बट these are not equal to, these are not equal to value of the function, value of the function। मैथमेटिकली मैं इसको क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एफ ए माइनस जीरो हो गया बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए प्लस जीरो के, ये दोनों बराबर हैं बट ये किसके बराबर नहीं है, एफ ए के। दिस इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नोट किया आपने। नाउ सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी पे आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी को अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी ये कहती है कि अगर यही आपस में बराबर ना हो फिर, तो इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ध्यान रखना एग्जिस्ट करेगी बट इक्वल नहीं होंगी, एग्जिस्ट तो करेंगी बट इक्वल नहीं होंगी। थर्ड केस क्या है कि आइदर LHL और RHL और both does not exist। क्लियर हुई मेरी बात? या तो LHL या RHL या दोनों अगर डज नॉट एग्जिस्ट आती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है। तो तीन टाइप की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आई, फर्स्ट काइंड आया, सेकंड काइंड आया एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आई। तो आज हम कुछ एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा रहा था। तो हमें यहाँ पे ये देखना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, कौन सी बताई थी आपको, मैंने बताया था देखो ये अभी दो एग्जांपल मैं करा के आया हूं। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट -1 एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट +1, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इस क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस में आपको कराया था, इसकी डिसकंटिन्यूटी कहां पर आएगी, इसकी डिसकंटिन्यूटी कहां पर आएगी बताइए? इसकी डिसकंटिन्यूटी आएगी फर्स्ट काइंड की। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखिएगा, fx की वैल्यू 1/x के लिए, इसमें भी मैंने आपको यही बताया कि इसका f0 यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो यहां पे भी फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी आएगी। ऐसे भी कई क्वेश्चन रहे होंगे जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी आई हो। ऐसे भी क्वेश्चन रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। कल की यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसी को डिस्कशन करेंगे। रिमूवेबल सिंगुलरिटी से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स देंगे, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे। कंटिन्यू बने रहिए वीडियोस के साथ, चैनल के साथ, और आपको लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, कंटिन्यूटी आपके प्रोसेस चलता रहेगा। और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी वीडियो देखेंगे हमारी। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना, बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।